यो सो तुम्हारा भाई आ गया है वापस फाइनली एक एग्ज़ाम के बाद एंड पिछला हफ्ता मैंने कैसे गुजारा है ये मैं ही जानता हूँ। वेल सो अब जाहिर सी बात है तुम्हारा भाई वापस आया है तो अब तुम्हें देगा कुछ एनीमे रिकमेंडेशन। तो फाइनली अब मैं आ गया हूँ एक एनीमे रिकमेंडेशन के साथ जो कि एक्चुअल में है रोम कॉम कैटेगरी से। वेल कभी कभार कुछ एक्शन फाइट से हटकर कुछ इस तरह का भी देखना चाहिए ऐसा मुझे लगता है, इसीलिए शायद मैं कुछ ज़्यादा ही देखता हूँ। सो इससे पहले कि मैं इस एनीमे का नाम रिवील करूँ, नाम तो मैंने ऑलरेडी रिवील कर रखा है टाइटल में। वेल जो भी हो तुम चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को कर देना लाइक, बिकॉज मैं इस तरह की कुछ एनिमे रिकमेंडेशन वीडियोस लाता रहता हूँ। सिर्फ एनिमे रिकमेंडेशन नहीं और भी बहुत कुछ लाता हूँ, चैनल पे जाके देखो बहुत कुछ है। सो इस एनिमे का नाम है 365 डेज टू वेडिंग। वेल डेफिनेटली नाम सुनकर ही तुम्हें अंदाज़ा हो गया होगा कि किस तरह की कहानी होने वाली है एक्चुअल में ये। तो एक्चुअल में ये जो स्टोरी है ना ये बेस्ड है फेक लव टू रियल लव। सो एज इट इज़ आई थिंक कि मैंने इस तरह के और भी कुछ एनिमेज पहले देखे हैं। वेल मैंने देख तो बहुत सारे रखे हैं लेकिन कसम से इस वक्त एक भी नाम याद नहीं आ रहा। वेल सो एक्चुअल में ये कहानी है दो इंट्रोवर्ट्स की। आई थिंक दोनों इंट्रोवर्ट नहीं है, सिर्फ हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट इंट्रोवर्ट है, हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट तो इंट्रोवर्ट नहीं है। वैसे अभी अभी मेरे दिमाग में एक बात आई, ये जो प्रोटैगनिस्ट है उसकी फीमेल क्या होगी, प्रोटैगनिस्टिस या प्रोटैगनिस्टियाज। खैर छोड़ो से जो भी है। सो एज इट इज़ हम स्टार्ट करते हैं कहानी क्या स्टार्टर पैक वीडियो। सो भाई साहब ये एनीमे स्टार्टिंग होती है एक ऐसी कंपनी से जो कि है एक्चुअल में एक ट्रैवल एजेंसी एंड यहाँ पे काम करता है हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एंड हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट भी यहीं पे काम करती है बिल्कुल इसके सामने बैठ के। लेकिन फिलहाल इनमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है बिकॉज इन दोनों की इंटेंशन ही कुछ ऐसी हैं। सो हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, ये एक इंट्रोवर्ट है जिसका नाम है, इसका नाम क्या था, ओके सो इसका नाम है ओहारा। मेरे को भूल गया था तो मैं अभी अभी जाके चेक करके आया। तो ये है एक ओहारा जो कि एक सिंगल है बिल्कुल मेरी और तुम्हारी तरह। सो ये बंदा एक्चुअल में रहता है अकेले एंड ये ज़्यादातर टाइम स्पेंड करता है अपनी बिल्ली के साथ जो कि इसने घर में पाल रखी है जिसका नाम है कामा। एंड इस बिल्ली का एक इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, वो मैं आगे जाके बताऊंगा। सो एज इट इज़ ये जो बंदा है ये एक इंट्रोवर्ट है, इसे दूसरे लोगों से बात करनी नहीं आती है, मतलब कि दूसरे लोगों से बात करते हुए झिझकता है। इवन कि अगर कोई तुम इससे बात करे तो ये उसे जवाब देने में भी इतना देर लगाता है कि सामने वाला बोलता है अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसे अपनी इस आदत का अंदाज़ा भी है एंड ये इस आदत से जान भी छुड़ाना चाहता है। लेकिन तुम्हें पता है बेचारे इंट्रोवर्ट्स की यही ज़िंदगी होती है, मेरे से ज़्यादा इससे अच्छा कौन समझ सकता है। ओके सो यहीं पे इसी टेबल के बिल्कुल सामने बैठती है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम है होनजोड़ी एंड इसकी भी एक बुरी आदत है, इंट्रोवर्ट तो नहीं है बट इसकी एक बुरी आदत ये है कि एक्चुअल में जब इसे किसी से बात करनी होती है ना तो ये उसे घूरने लगती है और बस फिर लोग समझते हैं कि शायद ये कुछ और ही करने वाली है हमारे साथ। वेल हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ये लोग पिछले 4 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब आमने सामने बैठ के काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक इनमें कभी बातचीत नहीं हुई बिकॉज जो हमारी होनजड़ी है उसे जब भी इसे बात करनी होती तो वैसे घूरने लगती थी। एंड ये बेचारा इंट्रोवर्ट, इसके लिए तो घूरे जाना बिल्कुल किसी जुल्म की तरह है। इसी के साथ इस एपिसोड में हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट और हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की कुछ आदतों से, जो कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ओहाड़ा उसे अपनी बिल्ली से बात करना पसंद है, ये जिसने घर में पाल रखी है। एंड जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है उसकी एक आदत है कि इसको मैप्स देखना पसंद है। भाई ये कैसी आदत है, लिटरली इसको मैप्स देखना पसंद है, मैप्स के अंदर कंट्रीज़ के नाम याद करना, कंट्रीज़ को देखना एंड कंट्रीज़ की लोकेशन याद करना, मतलब ये किस तरह की आदत है। सो एज़ यूजुअल क्योंकि इसे प्यार है मैप से तो डेफिनेटली ये जो लड़की है इसके भी कोई दोस्त खास नहीं है एंड साथ ही साथ ये भी एक समझ लो कि इंट्रोवर्ट ना होते हुए भी एक इंट्रोवर्ट जैसी ही ज़िंदगी गुजार रही है। सो एज़ इट इज़ इसके बाद आता है हमारी कहानी का मेन प्लॉट जो कि ये है कि एक्चुअल में अगले ही दिन इनकी कंपनी में अनाउंसमेंट होती है कि ये लोग अलास्का में एक ब्रांच ओपन करने वाले हैं और वहाँ पे उस बंदे को मैनेजर बना के भेजा जाएगा जो कि सिंगल है। अब डेफिनेटली तुम सोच रहे होगे कि आखिर ऐसा रूल क्यों बनाया गया है, तो देखो इसके दो रीज़न है। एक तो ये कि जो जापानीज़ लोग होते हैं इन्हें अपना जापान छोड़ के बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, यानी कि लिटरली अगर इन्हें तुम फ्री में वीज़ा देके कहीं भी भेजोगे ये तब भी उसे जाना पसंद नहीं करेंगे बिकॉज इन्हें अपना जापान ज़्यादा पसंद होता है। डेफिनेटली ये लोग जापान में रहना पसंद करते हैं। एंड दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि इन्हें जापान छोड़ना वैसे ही पसंद नहीं होता तो वो बंदा जिसकी बीवी बच्चे हैं या कोई फैमिली है उसके लिए जाना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो डेफिनेटली एक मुश्किल को कम करने के लिए कि उसके कोई बीवी बच्चे ना हो यानी उसकी कोई फैमिली ना हो, उस बंदे को यहाँ से भेजा जाएगा। एंड इस मोमेंट में हमें रिवील होता है कि यहाँ पे काम करने वाली आधी आबादी तो सिंगल है। लिटरली ये सारे के सारे परेशान हो जाते हैं कि अब हमारा क्या होने वाला है बिकॉज हम सारे के सारे सिंगल हैं। तभी हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट हाथ उठाता है एंड सब लोगों को लगता है कि इस बंदे ने हिम्मत की है हम सबको बचाने की एंड ये आगे आके बोलेगा कि मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन असल में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट आगे आके उल्टा ही बोलता है, ये बोलता है मैं नहीं जाना चाहता। लिटरली ये बंदा यहाँ पे एक्सक्यूज़ देता है और वो ये कि मेरे को अपनी बिल्ली के साथ रहना पसंद है एंड मैं अपनी बिल्ली को छोड़ के नहीं जा सकता।
होता। मैंने कहा था ना बिल्ली का एक इंपॉर्टेंट रोल है। अभी तुम्हें जान के और भी ज़्यादा हैरानी होगी कि इस बिल्ली की एक पास्ट स्टोरी भी हमें आगे जाके बताई गई थी एंड उस पास्ट स्टोरी का भी इस मेन स्टोरी से थोड़ा लेना देना है, तो वो मैं तुम्हें आगे जाके बताऊंगा। सो एज इट इज़ यहाँ पे जो मैनेजर है ये सब बोलती है कि भाई तेरा दिमाग ख़राब हो गया, इस तरह का एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, हमें बस एक बंदा चाहिए जो सिंगल होना चाहिए एंड उसे हम 365 दिन बाद यानी कि ठीक 1 साल बाद जो ब्रांच अलास्का में खुलने वाली है वहाँ पे मैनेजर बना के भेजने वाले हैं। सो अब ये तुम लोगों का फैसला है कि तुम लोगों को क्या करना है। एंड तभी यहाँ पे एक एम्प्लॉय मैनेजर के जाने के बाद बोलती है कि इसके बचने का एक सीधा सा रास्ता है और वही है कि शादी कर लो। भाई ऐसा कोई रूल हमारी कंपनी में क्यों नहीं बना? वैसे मैं तो एक स्टूडेंट हूँ। सो भाई साहब अब जो सारे लोग हैं वो इस परेशानी में हैं एंड इसके बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट और हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट ये लोग अपनी अपनी रात गुजारते हैं, मतलब अलग अलग अपने अपने घरों में, जाहिर सी बात है। एंड ये लोग रात के वक्त बैठ कर यही सोच रहे हैं कि आखिर इस सारी मुसीबत से कैसे बचा जाए। अब हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ओहारा वो एक्चुअल में इसका एक काफ़ी अच्छा सोल्यूशन सोच रहा है एंड जो दूसरी तरफ हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है होनजोरी, उसने भी इसका एक सोल्यूशन सोच दिया है। और किस्मत की बात कि अगले दिन छुट्टी थी और छुट्टी के दिन ये दोनों मिल जाते हैं एक पार्क में एक ब्रिज पर। इत्तफाकन ये कोई प्लान डेट नहीं थी। सो एज इट इज़ ये दोनों ब्रिज से गुजर रहे होते हैं कि तभी हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को सूझती है कि मैं इसे ये बताऊं कि मैंने क्या सोचा है एंड ये उसे आवाज़ देता है एंड उसे बोलता है कि मैं कल रिज़ाइन कर रहा हूँ। भाई साहब लिटरली ये बंदा जापान ना छोड़ने के लिए, बल्कि जापान नहीं अपनी बिल्ली ना छोड़ने के लिए ये बंदा लिटरली रिज़ाइन करने के लिए तैयार हो गया है। एंड अब यहाँ पे ये बंदा बताता है अपनी बिल्ली की थोड़ी सी पास स्टोरी। ये बताता है कि ये जो बिल्ली है ये एक्चुअल में एक आवारा बिल्ली थी एंड ये हमारे इलाके की नहीं थी एंड हमारे इलाके की जो बिल्लियाँ हैं वो इन्हें तंग करती थी एंड इसलिए इस बिल्ली का जो है ना दूसरी बिल्लियों से भरोसा ही उठ गया था एंड इसलिए मैंने इसे अडॉप्ट किया। एंड उसके बाद इस बिल्ली को मेरे ऊपर ट्रस्ट करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया, यानी कि इसका मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं था, ये मेरे पास आसानी से आती नहीं थी। एंड उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रस्ट डेवलप हुआ एंड अब ये हालात हैं कि ये बिल्ली मेरे को अपनी पूंछ छूने देती है। अब इस पूंछ का क्या सीन है? लिटरली एक्चुअल में कहा जाता है कि जब बिल्ली तुम्हें अपनी पूंछ छूने दे तो इसका मतलब है कि उसका तुम्हारे ऊपर पूरी तरह से ट्रस्ट डेवलप हो चुका है एंड ये बिल्ली अब इसे अपनी पूंछ छूने देती है, इसलिए ये बंदा इस बिल्ली को छोड़ कर नहीं जाना चाहता है। वेल मैं एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये बिल्ली नहीं बिल्ला है। मैंने यहाँ पे काफ़ी बार बिल्ली बोल दिया है, एक्चुअल में ये बिल्ला है। प्लीज़ आप कमेंट्स में ये मत कहने लग जाना कि ये बंदा गे है। वेल ये सारी कहानी सुनने के बाद जो हमारी होनजोरी है वो यहाँ पे एक बात बोलती है और वो ये बोलती है कि एक्चुअल में क्या इस बिल्ली का ध्यान सॉरी इस बिल्ले का ध्यान तुम्हारा कोई फैमिली मेम्बर, तुम्हारी कोई वो या कोई वो नहीं रख सकती? तो ये बंदा बोलता है कि एक्चुअल में मेरा कोई वो है ही नहीं। तो ये बंदी बोलती है कि ओह तो तू पूरी तरह से सिंगल है, तो क्यों ना हम दोनों शादी कर लें? मतलब डायरेक्ट मुंह पर ही बोल दिया। एंड ये सुन के हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जो कि डेफिनेटली एक इंट्रोवर्ट है, इसकी हालत तो वैसी हो जाती है ख़राब। ये बंदा लिटरली सोचने लगता है कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ एंड उसके बाद ये लड़की यहाँ पे इसके सपनों पे फेर देती है पानी, ये बोल के कि एक्चुअल में ये शादी फेक होने वाली है। यानी ये बोलती है कि एक्चुअल में हमें ऐसा प्रिटेंड करना है कि हम शादी कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल में हम नहीं करेंगे, मतलब कि जस्ट 365 दिन के लिए ऐसा प्रिटेंड करेंगे। तो एज इट इज़ अब ये प्लान दोनों की समझ में आ रहा है एंड फाइनली ये दोनों इस बात पे इत्तेफाक कर लेते हैं। सो अब क्योंकि प्लान पर हो चुका है इत्तेफाक, सो डेफिनेटली ये दोनों अब फाइनली शादी करने वाले हैं, मतलब ऐसा प्रिटेंड करने वाले हैं। सो इसी बात की खबर देते हैं ये लोग अगले दिन मैनेजर को कि हम दोनों जो है शादी करने वाले हैं एंड डेफिनेटली अब हम दोनों अलास्का नहीं जा सकते, मतलब ऐसा ये लोग नहीं बोलते हैं, अंदर अंदर तो ये चल रहा है ना। सो एज इट इज़ जो मैनेजर है वो इन्हें मुबारकबाद तो देती है लेकिन हमारी जो मैनेजर है वो थोड़ी शातिर है। एक्चुअल में से शक हो गया है कि ये दोनों फेक मैरिज कर रहे हैं। मतलब मैनेजर को कुछ हद तक अंदाज़ा हो गया है कि ये लोग अलास्का ना जाने के लिए ये सारा प्लान खेल रहे हैं एंड इसलिए मैनेजर यहाँ पे एक प्लान बनाती है। वो यहाँ पे पूरे डिपार्टमेंट को इकट्ठा करके रात को इन दोनों को एक पार्टी देती है एंड अब डेफिनेटली जो लोग फेक मैरिज कर रहे हैं उनके लिए इस सब को झेलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और फिर जैसा कि तुम जानते हो कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक इंट्रोवर्ट है, तो भाई साहब उसकी तो लग चुकी है यहाँ पे पूरी तरह से वाट एंड ये बंदा लिटरली अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा। दूसरी तरफ हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो थोड़ी बहुत समझदार है, मतलब अपने आप को संभाल लेती है एंड उसके बाद ये बोलती है कि इन लोगों को पार्टी करनी है ना, तो चलो फिर इन लोगों को पार्टी करवाते हैं। एंड लिटरली ये लड़की यहाँ पे एक कैरियोके का सेट लेकर आती है। पहले तो यहाँ पे मैं ये सोच रहा था कि शायद ये कुछ ऐसा करने वाली है जिससे ये लोग बोर हो जाएं या फिर इन लोगों को लगे कि यार ये हमने गलती कर दी इसको पार्टी दे के। लेकिन जब ये कैरियोके का सामान लेकर आई तो मैं सोचने लगा कि आखिर यार मतलब कैरियोके गाना गाकर ये तो सबको एंटरटेन करने वाली है, तो फिर ये बोर्ड कैसे करेगी? एंड जब इसने गाना गाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि अच्छा ये ऐसा क्यों कर रही है, बिकॉज इसको गाना गाना नहीं आता। एंड लिटरली इतना बेसुरा गाती है कि यहाँ लोग बैठे बैठे सोने लग जाते हैं। लिटरली ये इतना बुरा गाती है कि इसको खुद भी इस बात का एहसास हो जाता है एंड उसके बाद जब पार्टी ख़त्म होती है
ये खुद ओहारा से बोलती है कि मैं आज के बाद दोबारा कभी गाना नहीं गाऊंगी। यहाँ तक तो सारा सीन था सेट, लेकिन अब यहाँ से चेंजेस होना शुरू होते हैं, जहाँ पे हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि एक्चुअल में उसे अपनी ये इंट्रोवर्ट वाली हरकतें थोड़ा कम करनी होंगी। यानी लिटरली इसे एहसास होता है कि मैं यहाँ पे जब कैरी होके चल रहा था तब इसकी गाना गाने में मदद कर सकता था, या फिर अभी मैं इसे जाने से पहले थैंक यू ही बोल सकता था, एंड मैंने तो वो भी नहीं बोला। शायद इस प्लान को सक्सेसफुल करने के लिए मेरे को थोड़ा मैच्योर होना पड़ेगा, मेरे को थोड़ा समझदार होना पड़ेगा। हाँ, एंड अब जब समझदार होने की बात हो रही है तो तुम समझते हो कि यहाँ पे कुछ और ही होने वाला है। अगर तुम यहाँ पे ये सोच रहे हो कि जो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कुछ ज़्यादा ही इररिस्पॉन्सिबल है, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअल में ये दोनों ही ऐसे हैं, बिकॉज इसके बाद हमें बताया जाता है कि हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो कितनी इररिस्पॉन्सिबल है। हमें बताया जाता है कि ये दोनों डिसाइड करते हैं कि अब हमें कोई ऐसी कहानी भी तो सोचनी होगी जो हम दूसरों को बता सकें कि आखिर हम दोनों क्यों शादी करें। सो अब ये कहानी बनाने के लिए हमारी जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो एक दूसरी जगह पर जाती है, जहाँ पे मतलब घूमना फिरना हो सके, और वहाँ जाके कुछ तस्वीरें लेती है जिन्हें एडिट करके फ़ोटोशॉप करके मतलब कुछ कहानी बनाई जा सके। एंड यहीं पे बैठ के ये थोड़ा ये भी सोचती है कि आखिर हम लोग मतलब किस तरह की कहानी सुनाएंगे, कि हम कहाँ मिले थे या कहाँ पे हमारी बातचीत हुई थी। एंड यहाँ पे जब ये बैठी होती है तभी इसे ख्याल आता है कि अब यहाँ पे कहानी बनाने के लिए मेरे को कुछ इमेजिन करना होगा कि मेरे सामने सच में ओहारा बैठा हुआ है। एंड जब ये इमेजिन करने की कोशिश करती है तो लिटरली इसे उसका फेस भी याद नहीं आता। एंड तब इसे एहसास होता है कि वो 4 सालों से उसके सामने बैठा हुआ है, और ये 4 सालों से उसे घूर भी रही है, लेकिन तब भी इसने कभी उसके फेस पर ध्यान ही नहीं दिया है कि उसका फेस आखिर है ही कैसा। एंड तभी उसे एहसास होता है कि मुझे मैप्स देखने की इतनी बुरी आदत है कि मैं दूसरों को जानने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखती। तो यहाँ तुम ये तो समझ गए होगे कि इन दोनों की जोड़ी तो ऊपर वाले ने बनाई है। मतलब दोनों ही एक जैसे हैं। सो एज इट इज़ यहाँ से अब हमारी कहानी मज़ीद आगे बढ़ेगी। यहाँ तक चलती है हमारी एपिसोड नंबर 1, एंड एपिसोड 1 के लास्ट में कुछ और भी मज़े का होता है जो कि तुम खुद जाके ट्राई कर सकते हो। आई होप सो कि तुम्हें ये कहानी कुछ पसंद आई होगी। अगर तुम रोम कॉम में दिलचस्पी रखते हो तो मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छी कहानी है। ओके, सो अब मैं तुम्हें ये बता दूँ कि ये एनीमे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड इसके 4 एपिसोड ऑलरेडी एयर हो चुके हैं। एंड साथ ही साथ ये जो एनीमे है ये हिंदी में भी स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे इसका 1 एपिसोड रिलीज़ हो चुका है। सो अगर तुम्हें सब टाइटल पसंद नहीं है तो तुम इसे हिंदी में भी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा मेरे दिमाग में एक और एनीमे है जो कि अगर तुम रोम कॉम में दिलचस्पी रखते हो तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो, अगर तुमने नहीं देखा है। ये एक्चुअल में पिछले साल एयर हुआ था, माई लव स्टोरी विद यामादा कुन एट लेवल 999। सुनने में नाम थोड़ा अजीब है, लेकिन एज इट इज़ एनीमे बहुत ही मज़े का है। अगर तुमने नहीं ट्राई किया है तो तुम इसे भी ट्राई कर सकते हो। मतलब उन लोगों के लिए जिन्हें वीक बाय वीक एपिसोड देखना पसंद नहीं है और एक ही बारी में एपिसोड टपकाने पसंद हैं, तो वो लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज ये पूरा रिलीज़ हो चुका है। एक लॉन्ग ब्रेक के बाद ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी, तो इसीलिए मैंने एक कॉमेडी टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश की है। एंड अब फाइनली मैं दोबारा नॉर्मल वीडियोस बनाना शुरू करूंगा दूसरी एनिमेस पर। आज की वीडियो में जस्ट इतना ही। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना है, एंड साथ ही साथ तुम मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।